हेलो। ओके, तो ये फर्स्ट वीडियो है सर्वेइंग की। कल इंट्रोडक्शन दी थी सर्वेइंग की, आज ये फर्स्ट लेक्चर है सर्वेइंग का। तो इस लेक्चर में हम ये फर्स्ट फ्यू टर्म सिलेबस की कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशंस। आज दो और वीडियोस भी आएंगी, पर इस वीडियो में ये कवर होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सर्वेइंग होती क्या है, ये डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स काम किए हैं। सब सर्विंग का मतलब क्या होता है कि आपको रिलेटिव मेजरमेंट करनी होती है। रिलेटिव मेजरमेंट करनी होती है किसकी, नेचुरल या मैन मेड फीचर्स की। ठीक है, दोनों चीज़ें कवर्ड होती हैं। ये बोल सकता है वो कि यार नेचुरल फीचर्स होते हैं सिर्फ, कौन मैन मेड नहीं होते, आप दोनों होती हैं। ठीक है, आप किसी बिल्डिंग की भी सर्वे कर सकते हो, आप किसी पहाड़ का भी कर सकते हो, और उसका रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकली या ग्राफिकली। कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं ये डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट। रिलेटिव मेजरमेंट होती है नेचुरल और मैन मेड फीचर्स की, और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमेरिकली या ग्राफिकली। ठीक है, ये था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पर ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पे 2014 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, सीधे उसने पूछा था कि प्रिंसिपल होल टू पार्ट यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है बता दो। 4 ऑप्शंस थे, सीधा आंसर था प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। मैं समझा देता हूँ क्या होता है ये। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक पार्क है, आपने उस पार्क का पेरीमीटर मेजर करना है। आप दो तरीके हैं, या तो आप एक एक लाइन मेजर करते जाओ और बोलो कि यार मैं हर लाइन में कुछ एरर मतलब ठीक है इतना एरर आ गया तो चलेगा, या फिर आप ये बता दो कि यार मेरे को पूरे पेरीमीटर में, पूरे पार्क के पेरीमीटर में 5 सेंटीमीटर का एरर चाहिए। जो सेकंड अप्रोच होती है ना, जिसमें आप होल पूरे सर्वे को एक एंटिटी मानते हो फिर अंदर की चीज़ें करते हो, उसमें एरर कम आता है। लेकिन अगर आप पहले एक एक लाइन करोगे और फिर पूरे एक एक लाइन का एरर मेजर करोगे तो एरर एक्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब जुड़ता जाएगा, तो एरर बढ़ के आता है। इसीलिए होल टू पार्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी आपको बहुत आसान लग रही होगी कि यार हाँ एरर कम आई इसीलिए होल टू पार्ट। एग्जाम में ये पार्ट टू होल लिख के आ जाए ना, उस टाइम दिमाग मतलब पागल हो जाता है, होल टू पार्ट होगा या पार्ट टू होल होगा। इसीलिए होल टू पार्ट होता है। हमें एरर कम करना है। कम कैसे होगा कि जब आप पहले फिक्स कर दोगे कि यार पूरे होल प्रोजेक्ट में मुझे इतना एरर चाहिए, इसीलिए होल टू पार्ट। पार्ट टू होल में एरर एक्यूमुलेट होता जाएगा, छोटे से बड़े में जाओगे तो एरर एक्यूमुलेट होता जाएगा। लेकिन होल में एरर फिक्स कर देना कि यार 5 सेंटीमीटर 5 mm इतना चाहिए, तो अब पार्ट्स में चाहे जितना मर्जी आए, मुझे होल में एरर इतना चाहिए। अब इस साल वो ये पूछ सकता है, सेकंड प्रिंसिपल है जो सर्वे का, वो होता है कि कोई भी पॉइंट 2 मेजरमेंट से मेजर होता है। ठीक है, लोकेट एनी पॉइंट बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स, ये सेकंड प्रिंसिपल है सर्वे का। क्या मतलब होता है इसका? सबसे पहले तो 2 मेजरमेंट्स है ना, इस बार ऐसे आएगा, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे स्टेट्स दैट अ पॉइंट शुड बी लोकेटेड बाई एटलीस्ट हाउ मैनी मेजरमेंट्स, है ना। तो 1 2 3 4 दे देगा, तो आपका अगर पता नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब क्या मतलब है इसका? सपोज आपके पास एक ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो आपको एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स चाहिए उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए, तभी वो पॉइंट पक्का होता है। पक्का इन द सेंस कि प्रिसाइजली लोकेट हो पाता है। ठीक है, अब वो दो कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है 2 साइड्स हो जाए, ठीक है, हो सकता है एक साइड और एक एंगल हो जाए, ये फर्स्ट केस हो गया। ये नहीं वो पूछेगा कि क्या क्या हो सकता है, एक साइड और एक एंगल हो जाए, दोनों साइड के एंगल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड के सपोज आपको ये एंगल दे दिए, ये θ1 ये θ2, ये वो कभी भी नहीं पूछेगा कि किस किस से लोकेट हो सकता है। वो सिर्फ ये पूछेगा कि कितने पॉइंट्स, कितनी मेजरमेंट्स चाहिए लोकेट करने के लिए। ठीक है, ये दो होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। अब मैं इनकी डिटेल में भी जा सकता हूँ, लेकिन शैलो पूरी नॉलेज चाहिए हमें। ठीक है, उतना ही आएगा। होल टू पार्ट होता है पहला, ये आ चुका है, इस बार नहीं आएगा। दूसरा होता है लोकेट ए पॉइंट बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स वो दो कुछ भी हो सकती हैं, 2 एंगल हो सकते हैं, 2 साइड हो सकती हैं, एक एंगल एक साइड हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कंसेप्ट ऑफ मैप। ठीक है, मैप सर्वेइंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है, मतलब अच्छे एग्जाम्स में आता है, और इस बार भी आएगा। देखते हैं, सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। इसको समझने से पहले इन 2 मैप्स को देखो जिनको मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, एक
तो ये वाला मैप और दूसरा ये वाला मैप, ठीक है। इन दो को मैं शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। सपोज़ ये जो वर्ल्ड का मैप है, ये वाला जो मैप है, इसमें 1 सेंटीमीटर जो मैप का है वो 5000 किलोमीटर ग्राउंड पे बराबर है, ठीक है। सपोज़ करो, है ना, मेरे को नहीं पता, सपोज़ करो। तो इसका मतलब ये जो दिल्ली का मैप है, इसमें 1 सेंटीमीटर 5000 से तो बहुत कम होगा असलियत में, यानी 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो कंसेप्ट होता है वो सीधे सीधे ये कहता है कि यार डिस्टेंस ऑन मैप कितना है और असली ग्राउंड पे डिस्टेंस कितना है, इसका रेशो बता दो आप मेरे को, ठीक है। तो एग्ज़ाम में तो वो आपसे सीधे सीधे एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि यार किसी मैप पे, कोई XYZ मैप पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर है, ठीक है। वो सीधे सीधे बोल देगा कि यार 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 5 किलोमीटर है, ये क्वेश्चन आ जाएगा सपोज। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताओ कितनी है। तो आपको क्या करना है, 1/5 ये लिख के आ जाना है। सही है ये? नहीं, मैंने जानबूझ के लिखा था ये। 1/5 नहीं लिखना है क्योंकि यूनिट्स पूरे सही करने हैं। तो आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर अपॉन 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर यूनिट कन्वर्जन लगाना है, ये होगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 5000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर होगा, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की ग्राउंड डिस्टेंस, मैप पे जो डिस्टेंस है अपॉन ग्राउंड का, जो ग्राउंड पे जो असलियत में डिस्टेंस है, ठीक है। सपोज अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इन दोनों की निकालते हैं, है ना। अब सपोज ये जो वर्ल्ड मैप है इसकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आएगी 1 सेंटीमीटर अपॉन 5000 किलोमीटर, है ना। और जो दिल्ली का मैप है उसकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आएगी 1 सेंटीमीटर अपॉन 50 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों में जब हम यूनिट्स बिल्कुल दोनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के यूनिट्स सेम कर लेंगे तो सीधे दिख रहा है मेरे को कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये छोटी आएगी इस फ्रैक्शन से, क्योंकि डिनोमिनेटर इस वाली का बड़ा है। तो यार ऐसा होता है जिसकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, है ना, छोटी आएगी ना, वो स्मॉल स्केल मैप हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्केल के। अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन छोटी तो स्मॉल स्केल मैप, अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बड़ी तो ये लार्ज स्केल मैप, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में डाल लेना। इधर देख लो, देख चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन छोटी किसकी आई थी, इसकी, है ना। ये वर्ल्ड मैप था, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल स्केल मैप, ये देखो, ठीक है। ध्यान से समझो इसको। और बड़ी किसकी आई थी, दिल्ली की, तो दिल्ली वाला हो गया लार्ज स्केल। अब ये रिलेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप दिल्ली के आगे मेरे मोहल्ले का मैप लगा दो तो दिल्ली का बन जाएगा स्मॉल स्केल, मेरे मोहल्ले का बन जाएगा लार्ज स्केल। तो ये सब रिलेटिव चीज़ें हैं ना। आपको 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या 2 मैप दिए जाते हैं। सपोज आपको एक मैप ये दिया जाएगा, दूसरा मैप ये दिया जाएगा, ये सब रिलेटिव है। जिसकी रिप्रेजेंटेटिव, ये हो गया मैप 1, ये हो गया मैप 2। इन दोनों में से जिसकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बड़ी वो लार्ज स्केल, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन छोटी वो स्मॉल स्केल, ठीक है। जैसे इन दोनों में वर्ल्ड मैप और दिल्ली के मैप में दिल्ली का मैप जो है वो लार्ज स्केल है, ठीक है, और वर्ल्ड का मैप स्मॉल स्केल है। अगर मैं इधर दिल्ली के मैप के नीचे अपने मोहल्ले का मैप लगा दूं तो मेरे मोहल्ले का मैप बन जाएगा लार्ज स्केल और दिल्ली का बन जाएगा स्मॉल स्केल, ठीक है। ये बेसिक फंडा था कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होती है वो स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन छोटी तो स्मॉल स्केल। अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले ये एक सेकेंड साफ कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब कुछ बातें हैं कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप हमने सपोज पता कर लिया कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल। तो एक कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरल चलते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। पहला पॉइंट देखो, जो भी आपका लार्ज स्केल मैप होगा ना, लार्ज स्केल, है ना, वो ज़्यादा डिटेल्स कैरी करेगा। ये रट भी सकते हो, समझ भी सकते हो। आपने तो बस ये दिल्ली और वर्ल्ड वाला मैप याद रखना है। तो यार वर्ल्ड वाले मैप में इतनी डिटेल्स नहीं है, डिटेल ज़्यादा दिल्ली के मैप में। डिटेल का मतलब होता है जूम्ड इन कितना है, कितना जूम मिल रहा है, ठीक है, जूम होता है ना जो। तो डिटेल ज़्यादा दिल्ली के मैप में है, तो डिटेल्स लार्ज स्केल।
जब भी लार्ज स्केल स्मॉल स्केल के फीचर्स आपको लिखने होंगे कहीं, मतलब टिक करने होंगे, तो आप दिल्ली और वर्ल्ड ध्यान में रखना। तो आपको डिटेल्स किस में ज़्यादा मिल रही हैं? दिल्ली में ज़्यादा मिल रही हैं। दूसरी बात, एक चीज़ होती है रिलीफ फीचर्स, ठीक है, रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है नदियाँ, पहाड़, ये ज़्यादा किस में है, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, दिल्ली में एक तो नदी है, ये यमुना है ना, तो नदी, ये रिलीफ फीचर्स आर मोर इन नंबर इन स्मॉल स्केल, ये भी याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ल्ड का मैप, ठीक है, अच्छे से दिख नहीं पा रहे, लेकिन दुनिया की सारी नदियाँ स्मॉल स्केल मैप में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल में रिलीफ फीचर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्लान होता है ना, प्लान, आपको पता है घर जब बन रहा होता है उससे पहले एक घर का प्लान आर्किटेक्ट देता है। प्लान जो होता है वो लार्ज स्केल होता है, ये काफ़ी एग्जाम्स में लिख के आ जाता है सीधा सीधा, प्लान इज़ ए लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। प्लान जो होता है वो हमेशा लार्ज स्केल होता है। अब देख लो ना, ये वर्ल्ड है, ये स्मॉल स्केल है, ठीक है, दिल्ली के आगे स्मॉल स्केल है, दिल्ली लार्ज स्केल है। अब इसके नीचे मैं अपने मोहल्ले का मैप बना दूँ तो वो दिल्ली के आगे लार्ज स्केल हो जाएगा। उसके नीचे मैं अपने घर का बना दूँ तो वो तो भाई सबसे लार्ज हो जाएगा ना स्केल। तो जैसे जैसे आप अंदर घुसते हो ना, स्केल बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे आप छोटी छोटी जगह जाते हो ना, तो स्केल बढ़ता है। ये थे कुछ कंसेप्ट्स ना, तो मैं एक बार फिर अच्छे से बता देता हूँ जो जो मैंने बताया है। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालने आ सकती है सीधे न्यूमेरिकल, ठीक है, वो आपसे हो जाना चाहिए। ये फॉर्मूला है, मैप पे डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड का डिस्टेंस, यूनिट कन्वर्ट पक्का कर लेना। सपोज 1 सेंटीमीटर मैप पे 5 किलोमीटर है, तो 1/5 नहीं लिख के आ जाना, कट जाएगा। वो ऑप्शन बना के देंगे आपको 1/5, लेकिन दिमाग लगा लेना थोड़ा। दूसरा मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होती है ना, वो स्केल के प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रैक्शन छोटी तो स्केल छोटा, स्मॉल स्केल, अगर फ्रैक्शन बड़ी तो लार्ज स्केल। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि जब भी स्मॉल स्केल लार्ज स्केल का दिमाग में कुछ भी ऑप्शन टिक करना हो तो ये मैप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। वर्ल्ड स्मॉल स्केल है, ठीक है, और दिल्ली लार्ज स्केल है। अब आगे के देखो, रिलीफ फीचर्स कहाँ ज़्यादा होते हैं, नदियाँ पहाड़ कहाँ, वर्ल्ड में सारे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, तो स्मॉल स्केल में ज़्यादा होते हैं। डिटेल्स कहाँ ज़्यादा होती हैं, डिटेल्स मतलब जूम इन कौन सा ज़्यादा है, तो वो दिल्ली का ज़्यादा है, यानी लार्ज स्केल ज़्यादा डिटेल्स देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं यार, वही जो ऑप्शंस है ना वो हर एग्ज़ाम में घूमते हैं, ठीक है। और तीसरा कि प्लान जो होता है वो लार्ज स्केल मैप होता है। बस आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको पता है सिलेबस में टर्म लिखी थी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो 3 तरह की मेजर मतलब क्लासिफिकेशन है सर्वे की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है ना वो है ये जियोडेटिक और नॉर्मल सर्वेइंग, ठीक है। देखते हैं, सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं है। जियोडेटिक जो सर्वेइंग है ना, क्या होता है कि सपोज़ ऐसे देखते हैं, सपोज़ ये है त्रिकुटा हिल्स अपनी, है ना, यहाँ पे एक बंदा इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ा हुआ और वो रीडिंग लेने लगा एक स्टाफ की जो कि जम्मू में है। तो अब बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया ना ये, तो अब इधर क्या हो जाएगा कि अर्थ का कर्वेचर पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो रीडिंग्स ली जाएंगी वो अर्थ के कर्वेचर के लिए ली जाएंगी, है ना, उसमें अर्थ का कर्वेचर भी इंक्लूड हो जाएगा, तो आपको काफ़ी करेक्शंस करनी पड़ेंगी रीडिंग पे। तो सिंपल सी बात यह है यार, जियोडेटिक सर्वेइंग वो सर्वेइंग होती है जिसमें काफ़ी जो डिस्टेंसेस रीडिंग्स होती हैं वो काफ़ी हायर मैग्नीट्यूड की होती हैं। क्योंकि वो हायर मैग्नीट्यूड की होती हैं तो हमें अर्थ का जो होता है ना कर्वेचर वो अकाउंट करना पड़ता है, ठीक है, अकाउंट करना पड़ता है वो, ठीक है। जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ का कर्वेचर अकाउंट करना पड़ता है, इतनी सी बात बस याद रख लेना। अब क्योंकि ये बड़ी बात हो रही है ना, तो जियोडेटिक सर्वेइंग स्मॉल स्केल की चीज़ है, ठीक है। बड़ी, मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था जब हम मैप्स कर रहे थे कि वर्ल्ड और दिल्ली में वर्ल्ड स्मॉल स्केल है, वैसे ही जियोडेटिक सर्वेइंग स्मॉल स्केल की चीज़ है, ठीक है, ध्यान में रखना ये। बाकी कुछ नहीं है इसमें से, कुछ नहीं आएगा। ऐसे तो यार जियोडेटिक सर्वेइंग पे पढ़ने को आप पूरी पीएचडी कर लो, पर इसमें से कुछ नहीं आएगा। इस पूरी स्लाइड में से जो आएगा ना वो मैं आपको बता दूंगा, वही आएगा, मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसको एक सेकंड देख कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। पर्पस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, इसमें से 2 क्वेश्चंस पक्का निकलेंगे इस बार, है ना।
ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यार टोपोग्राफिकल सर्वे, कि जो सर्वे ये दिखा देता है, जिस सर्वे से हम किसी चीज़ की किसी जगह की टोपोग्राफी क्या होती है कि यार आप मेरे को लैंड सरफेस है ना उसका मैप बना के दे दो कि यार पे ऐसे है, फिर पहाड़ हैं, फिर गड्ढे हैं, ये टोपोग्राफी होती है। टोपोग्राफिकल सर्वे टोपोग्राफी के लिए काम आता है, ठीक है, कुछ नहीं है, ये नहीं आएगा, अगर आएगा तो सारे सही कर देंगे इसको। हाइड्रोग्राफिक सर्वे यार पानी, वाटर बॉडीज़, इन सब का जो सर्वे होता है ना यार, उसको, नदियाँ है ना, समुंदर, लेक्स, ये सब हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यार ये सपोज कि कौन सा स्टार किस डिग्री पे है ना, उस स्टार और उस स्टार में किस डिग्री का डिफरेंस है, इन सब में काफ़ी कंसेप्ट होते हैं, एजीमुथ वगैरह, लेकिन वो सब आपकी स्कोप के बाहर है ना, ये भी नहीं आएगा। जो आएगा वो मैं बता रहा हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे जो अर्थ की स्टडी है, ठीक है, अर्थ का जो अर्थ सरफेस है उसका सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे है। इन सब को अब हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आएगा नहीं। अब सुनो, जो आएगा ये हर एग्ज़ाम में आता है, इसमें भी आएगा, वो है कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है? कैडेस्ट्रल सर्वे होता है वो सर्वे जो किसी भी जगह की बाउंड्रीज के लिए किया जाता है, बाउंड्री का सर्वे, ताकि लीगल डिस्प्यूट्स अराइज ना हो पाए, ठीक है। ये तो चलता ही है ना, आपको पता है ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो सपोज़ अभी यहाँ पे जम्मू में एम्स बनना है, तो एम्स बनने से पहले वहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे पक्का हुआ होगा कि कल को कैडेस्ट्रल सर्वे मतलब बाउंड्री का सर्वे, कल को कोई आसपास जहाँ एम्स बन रहा है उसके आसपास वाला कोई गांव का बंदा ये नहीं बोल दे कि यार यहाँ पे तो मेरे घर की जगह थी, ठीक है। तो ये सब हरकतें ना हों, इसलिए पहले करना पड़ता है कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। ये टर्म याद रखना, ये पक्का आएगा, ठीक है। ये नहीं पूछा इन्होंने अभी तक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैडेस्ट्रल, ये लिखा है वैसे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आता है इंजीनियरिंग सर्वे, ये भी मैंने छोड़ा। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं। इंजीनियरिंग सर्वे होता है यार ये रेलवे ट्रैक, बस, रोड्स, हाईवेज, इन सब का सर्वे। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है रिकॉनासेंस, ठीक है। फिर होता है प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी, और फिर होता है लोकेशन, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यार इंजीनियरिंग सर्वे में ये स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रिकॉनासेंस सर्वे, फिर होता है प्रीलिमिनरी सर्वे, फिर होता है लोकेशन सर्वे। रिकॉनासेंस सर्वे क्या होता है कि यार आपने बस जाना है, ठीक है। रिकॉनासेंस सर्वे होता है कि यार आपने बस जाना है और देखना है कि यार मतलब जहाँ पे हमने रीडिंग्स लेनी है वो सब, जहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर बनना है उसका एक मतलब मोटा मोटा ओवरव्यू आइडिया लेके आ जाना है उस जगह का। प्रीलिमिनरी सर्वे रिकॉनासेंस से थोड़ा डिटेल्ड होता है, इसमें आप ये बाउंड्रीज देख के आ जाते हो, ठीक है। और जो लोकेशन सर्वे है वो तो मतलब पूरा ही आप पूरा सेट करके आते हो, है ना। उसमें सारे जो आपके मार्किंग्स होंगी, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनना है, उधर की रीडिंग्स, ये सब लेके आते हो। तो इसमें भी, इन 3 में भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, रिकॉनासेंस सर्वे। रिकॉनासेंस सर्वे किया जाता है, एक तरह का इंजीनियरिंग सर्वे है। ये किया जाता है किसी भी जगह का प्रीलिमिनरी सर्वे से पहले का सर्वे, मतलब ओवरव्यू लेना उस जगह का जहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आने वाला है, ठीक है। इसकी कुछ भी मतलब वोकैबुलरी बना के लिख देंगे। तो इस पूरे में एक इंजीनियरिंग में रिकॉनासेंस काम का था और एक कैडेस्ट्रल काम का था। बाकी तो यार आएंगे ना अगर, तो सब कर लेंगे, तुक्केबाज भी लग जाएंगे। यहाँ पे रिकॉनासेंस में तुक्का नहीं लग पाएगा और कैडेस्ट्रल में नहीं लग पाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट थे। और इधर जियोडेटिक में थोड़ी बहुत बातें कि ये स्मॉल स्केल होता है और अर्थ का कर्वेचर अकाउंट हो जाता है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे यार चेन सर्वे, कंपास सर्वे, ये सब आगे सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, टॉपिक्स, ठीक है। तो ये मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, है ना। ये आगे डिटेल में हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। एक चीज़ जो छूट गई ना, जियोडेटिक सर्वे जो होता है ना, एक चीज़ छूट गई इसमें बताना कि यार ये, क्योंकि ये काफ़ी बड़े स्केल की बात है ना, तो ये सर्वे ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। बाकियों के बस की बात नहीं है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, नहीं आएगी ये भी ना। इस पूरी स्लाइड में देखो, ऐसी मैं आपको कम से कम 200 स्लाइड्स पढ़ाऊँगा, और हर स्लाइड में अगर एक एक चीज़ भी आपने याद रखी ना, एक सब्जेक्ट के 200 पॉइंट्स हुए,
उसी में से पेपर बनेगा, ठीक है। ऐसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात याद रखनी है ना, तो वो है इंजीनियरिंग सर्वे में रिकॉग्निसेंस सर्वे, ये जो मैंने बताया, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस, ठीक है, और कैडेस्ट्रल सर्वे। बस इस स्लाइड में ये पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट हमारे हैं स्केल्स पे। सर्वेइंग में स्केल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, सारी मेजरमेंट स्केल से होती हैं, स्केल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 4 तरह के स्केल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, श्रंक स्केल। श्रंक स्केल और वर्नियर स्केल अच्छे से डिटेल में करेंगे आगे न्यूमेरिकल से। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल सुन लो, ठीक है, जिसमें मैं डायगोनल स्केल को काफ़ी स्टार्स दूंगा क्योंकि मेरे को बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं इसके आने के। प्लेन स्केल होता है जो 2 डायमेंशंस मेजर करता है, यूनिट और लेंथ, यानी 4 सेंटीमीटर। सपोज किसी स्केल ने मेजर किया तो 4 उसने लेंथ मेजर की, सेंटीमीटर उसने यूनिट मेजर किया, 2 डायमेंशंस प्लेन स्केल करता है। डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन मेजर करता है। इस चीज़ को तो यार मतलब रट लो ना कि ये जो 3 और डायगोनल स्केल का मैंने बताया ना, डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन, डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन, इसको 10 बार बोलो कि आपके जहन में आ जाए कि डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन मेजर करता है। क्योंकि क्वेश्चन सीधे लिख के आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स मेजर्स 3 डायमेंशंस, वहाँ होगा प्लेन, डायगोनल, वर्नियर, श्रंक। तो बस आता होगा, नहीं तो फिर लटक जाओगे। छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो सच में इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखो। डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन मेजर करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे उसकी वर्किंग में नहीं जाएंगे, वो बस का नहीं है इस पेपर के, ठीक है। अब आते हैं वर्नियर पे। वर्नियर की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिंपल सी बात है यार, ये होती है सिंपल हमारी स्केल, ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाली। तो इस स्केल में क्या है कि इस स्केल का लीस्ट काउंट होता है, मिनिमम मेजरमेंट जो ये कर सकती है वो होता है 1 mm, किसी किसी में 0.5 mm होता है, ठीक है। तो यार ये काफ़ी बड़ा नंबर है ना, हमें और एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होती है, इसके लिए वर्नियर आया, ठीक है। तो वर्नियर 2 तरह का होता है, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रेट्रोग्रेड। सबसे पहले तो इन 2 का रट्टा लगाओ। मैं बहुत कम चीज़ों को बोलूँगा रट्टा लगाने को, बस जिसको बोलूँगा उसको लगा लेना तमीज़ से, ठीक है। डायरेक्ट वर्नियर होता है जिसमें n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल बराबर होती हैं n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल के। ये क्या होता है अभी के लिए तो रट लो, बाद में न्यूमेरिकल करते टाइम देखते हैं। रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है जिसमें n+1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल बराबर होती हैं n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल के। ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए वर्नियर के बारे में। और एक वर्नियर का पता होना चाहिए लीस्ट काउंट का वाला न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ये तो हम आगे करेंगे, ठीक है। इससे पहले वर्नियर के न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक बार ये देख लो श्रंक स्केल क्या होती है। कुछ नहीं होता है यार, श्रंक स्केल क्या होता है, सपोज़ करो ये वापस आ जाते हैं अपने एम्स पे। ये एम्स का मैप है, इस मैप पे ये लाइन थी, ठीक है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है एम्स के मैप में। तो यानी असली ग्राउंड पे ये 10 सेंटीमीटर कुछ हो सकता है 500 मीटर के बराबर हो, ठीक है। अब कोई ये मैप लेके गवर्नर के पास चला गया श्रीनगर, वहाँ पे ठंड में ये मैप सिकुड़ गया, ये जो 10 सेंटीमीटर की लाइन थी ये अब 9 सेंटीमीटर की रह गई। तो 9 सेंटीमीटर की रह गई लाइन, लेकिन ग्राउंड पे तो अभी भी ये 500 मीटर ही है, ग्राउंड थोड़ी ना सिकुड़ जाएगा। तो अब क्या होता है कि जो श्रंक रेशो श्रिंकेज फैक्टर होता है वो होता है न्यू लेंथ श्रंक होने के बाद अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यार 9/10 ये होता है श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है, इसका आ जाएगा 0.9 श्रिंकेज फैक्टर है, ठीक है। यार ये इतनी ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तुम्हें फार्मूला कर करके डरा के 2 कौड़ी की चीज़ों को ऐसे डर बिठा दिया तुम्हारे दिमाग में। नाम से क्लियर हो रहा है यार, श्रिंकेज फैक्टर क्या है, श्रिंकेज फैक्टर श्रिंकेज सीधे वो लिख के देगा तुम्हें कि यार ए लाइन ऑन ए मैप इनिशियली मेजर्ड 10 सेंटीमीटर नाउ मेजर्स 9 सेंटीमीटर, द श्रिंकेज फैक्टर इज सीधे सीधे यार 0.9, है ना। ऐसे ही चीज़ें आती हैं। अब इसमें करेक्शन जो एरिया का श्रिंकेज फैक्टर होता है वो कैसे लगाते हैं वो हम पढ़ेंगे जब आगे करेक्शंस पढ़ेंगे ना लीनियर मेजरमेंट में, उधर डिटेल में ये सब न्यूमेरिकल करेंगे। ये देखो मैंने ये न्यूमेरिकल रख रखा है, पर अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये देखो ये वाले न्यूमेरिकल है ना ये आते हैं, तो ये मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि ये करेक्शंस में हम करेंगे, जब करेक्शंस करेंगे ना लीनियर मेजरमेंट्स की वहाँ पे ये सब करेंगे। तो अभी मैं ये नहीं करवा रहा, वर्नियर का एक न्यूमेरिकल अभी करवा देता हूँ।
तो ये दिया हुआ इधर कि एक सेकेंड, कि एक स्टील बॉल है, उसको वर्नियर से मेजर किया, उसका जो डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल पे, ठीक है, और वर्नियर की 10 डिवीजन मेन स्केल की 9 डिवीजन से मैच कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बताओ ये डायरेक्ट है या रेट्रोग्रेड है। वर्नियर की 10 यानी हमें पता है डायरेक्ट जो होता है ना उसमें n-1 टाइम्स मेन स्केल होता है n ऑफ वर्नियर स्केल, तो यानी मेन स्केल की जो डिवीजन्स होती हैं वो कम होती हैं, यहाँ पे भी मेन स्केल की डिवीजन्स हैं वो कम है, ठीक है। यानी 9 इंटू यहाँ पे ये है 9 टाइम्स मेन स्केल इक्वल टू 10 टाइम्स वर्नियर स्केल। तो पहले तो ये भाई डायरेक्ट वर्नियर है, ठीक है। अब आता है लीस्ट काउंट निकालना। इसका सपोज कोई लीस्ट काउंट पूछे तो यार लीस्ट काउंट से के अलावा आपसे कुछ कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि फिर 120 क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, तो लीस्ट काउंट ही निकालना है। तो अब ध्यान से सुन लेना लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालना है, ठीक है। आ चुका है ये, फिर से आएगा। तो लीस्ट काउंट होता है S/n, इतनी सी चीज़ है। S क्या होता है? S होता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, दे रखा होगा यहाँ पे दिया 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। और N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कितनी दी है? 10। तो इस वर्नियर का लीस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर। बस ये फार्मूला जो होता है ना, इस फार्मूले को अपने जहन में डाल लो, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे ना जिनको ये फार्मूला याद होगा, पर आधी जनता यहाँ n की जगह मेन स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन डाल आएगी और आंसर निकाल आएगी वहाँ पे 0.1/9, और फिर ढूंढेगी ऑप्शंस में कि ये कहाँ है। पहले इसको डिवाइड करेगी 10 मिनट, फिर ऑप्शन ढूंढेगी। तो इसीलिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। लीस्ट काउंट होता है S/n। S होता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, S होता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल जो कि 0.1 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है, ये यहाँ पे डाला मैंने। और N होता है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर, ठीक है, वर्नियर, ये वर्नियर की 10 डिवीजन्स दी थी, ठीक है, ये मैंने उठा के डाल दी यहाँ। तो इन दोनों को डिवाइड किया जब, तो ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वाला न्यूमेरिकल हो गया लीस्ट काउंट निकालने वाला न्यूमेरिकल वर्नियर का। एक बार फिर से ये स्लाइड्स रिवाइज करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल्स में प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन, वर्नियर का आपको लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, वर्नियर का आपको रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट के ये फार्मूले पता होना चाहिए। बस फार्मूले ही आ जाएंगे, यहाँ लिख के आ जाएगा कि which of the following types of vernier has n-1 divisions of main scale equal to n divisions of vernier scale। दो ही ऑप्शन बनेंगे पर चलो आ सकता है। और तीसरी लास्ट चीज़ जो हमने पढ़ी श्रंक स्केल। श्रंक स्केल में अभी तक हमने सिर्फ श्रिंकेज फैक्टर निकालना सीखा कि सपोज पहले कोई मैप पे लाइन होती है, बाद में ठंड वंड कुछ भी रीजंस के कारण वो श्रिंक हो जाती है। श्रिंकेज फैक्टर होता है न्यू लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, नई लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और आगे श्रंक स्केल के काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जैसे कि ये देखो, ये न्यूमेरिकल्स है ना, ये हम करेंगे जब करेक्शंस करेंगे ना, टेम्परेचर करेक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन, तो हम स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, आगे स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन में, ठीक है। तो ठीक है, ये भी है। अब एक चीज़ रह गई इसमें, वो है मिस्टेक्स और एरर, वो आगे करते हैं, आगे देखते हैं। आगे कुछ कंसेप्ट्स हैं एरर, प्रेसीजन और एक्यूरेसी से रिलेटेड, क्योंकि सर्वे में मेजरमेंट्स करनी है हमें, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये सब बातें नहीं आपको मतलब बताना चाह रहा कि ये भी लोग फार्मूला रटते हैं कि कोरेक्शन एक फार्मूला होता है ना, ये भी पता नहीं कौन तो बना रहा है ये, पर कोरेक्शन इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एरर। यार अब ऐसे फार्मूले भी अगर आपने रटने हैं ना, तो फिर मतलब क्या ही बोलूँ, है ना, कोरेक्शन नेगेटिव टाइम्स ही होगी ना एरर के। एक और फार्मूला होता है कि एरर जो होता है ना, वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये कभी हो सकता है आ भी जाएं, पर यार सपोज़ आपने कोई चीज़ मेजर की, अब कितनी वो आनी चाहिए थी उससे वो ज़्यादा है कम है, यही तो एरर होगा ना। इसके लिए फार्मूला क्या रटना है? सपोज़ किसी चीज़ की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, आपकी आई 4 सेंटीमीटर, तो सीधे पता है यार एरर आया -1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर आ गई 6 सेंटीमीटर तो एरर आया 1 सेंटीमीटर का।
इसमें रट्टा मारने की कोई बात नहीं है। और ये मैं जानबूझ के ये सब चीज़ें मतलब बता नहीं रहा हूँ कि ठीक है नोट्स में ये सब होंगी, पीडीएफ में ये सब होंगी, लेकिन ये सब मतलब आप भी, मेरा सजेशन होगा इन सबको रटा नहीं करना, इससे कोई क्वेश्चन निकलेगा नहीं, है ना। एरर की एरर इक्वल टू माइनस ऑफ करेक्शन और एरर मेजर वैल्यू माइनस टू वैल्यू, ये सब रट के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मैंने मतलब ना करते बता ही दिया। चलो अब आगे चलते हैं ना, इसको हटा देते हैं एक बार। प्रेसीजन और एक्यूरेसी, ठीक है। अब यार इस पे आ सकता है क्वेश्चन, प्रेसीजन और एक्यूरेसी। प्रेसीजन क्या होता है कि जब सर्वे का काम स्टार्ट होना होता है ना, अभी उससे पहले ही आपको बता देना होता है कि यार मेरे को इसी लिमिट्स में वैल्यूज़ चाहिए, मतलब इसी रेंज में मैं इतना एरर अफोर्ड कर सकता हूँ, वो होता है प्रेसीजन। एक बार काम ख़त्म हो गया ना, तो आपका एरर किस किस रेंज में आया, वो होता है एक्यूरेसी, ठीक है। मैं बताता हूँ, सपोज़ आपने एक, वही अपना एम्स ले लेते हैं, एम्स ही चल रहा है इस पूरी वीडियो में, ठीक है। एम्स का काम स्टार्ट होना है, ठीक है। एम्स का एक सर्वे होना है। आप बोलोगे यार मेरे को हर 100 मेरे को 2% का ही एरर चाहिए, काम स्टार्ट होने से पहले आपने बोल दिया, तो यानी आप 2% का प्रेसीजन बोल रहे हो। जब काम ख़त्म हो गया और पता चला एरर रहा है 3%, तो आप बोलोगे यार 3% की एक्यूरेसी थी इस पर, है ना। ये परसेंटेज में हो सकती है या सीधे वगैरह में भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि प्रेसीजन जो होता है ना, प्रेसीजन ये प्री फैक्ट होता है, यानी काम से पहले की चीज़ है, और एक्यूरेसी काम के बाद की चीज़ होती है, फाइनल रिजल्ट के बाद। ये चीज़ बस याद रखना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि एक अच्छा ड्रॉट्समैन जो होता है ना, ये तो यार पक्का आने के चांसेस हैं, वो जो है ना उसकी एक्यूरेसी होती है 0.25 mm, ठीक है। इसको बार बार मतलब जितनी बार बोल सकते हो बोल लो, ठीक है। 0.25 mm, सेंटीमीटर नहीं mm, इससे काफ़ी ये पक्का न्यूमेरिकल बन सकता है। एक अच्छा ड्रॉट्समैन जो मैप्स वगैरह बनाता है वो इस एक्यूरेसी पे काम करता है 0.25 mm की, ठीक है। ये हो गया प्रेसीजन और एक्यूरेसी। अब आते हैं एरर्स की तरफ। एरर से भी पक्का क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले मिस्टेक और एरर में फ़र्क देखते हैं, ठीक है। सपोज़ करो ये सर्वे का काम स्टार्ट होना है, यहाँ एक बंदा गया, उसने सर्वे करना है। अब उसने लिया हाथ में, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा है, ठीक है। उस बंदे का कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सर्वे करने में, उसको अपनी लाइक्स वाइक्स देखनी है कितनी आ रही हैं, तो ये बंदा केयरलेसनेस में ये सर्वे कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो भी गलतियाँ करेगा ना, इसको इसकी मिस्टेक्स कहा जाएगा, इसको कहेंगे सर्वे की मिस्टेक्स, ठीक है। अगर मैं अच्छी भाषा में बोलूँ तो मिस्टेक्स पता क्या होती हैं, वो सब चीज़ें जो, वो सब एरर, वो सब चीज़ें जो, मतलब वो सब गलतियाँ जो होती हैं जब सर्वे करने वाला केयरलेस हो, जब उसको प्रॉब्लम पता ही नहीं हो कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मतलब बेसिकली वो बंदे पे डिपेंड करती है मिस्टेक, ठीक है। एरर जो होती है ना, मिस्टेक जो होती है वो सर्वेयर पे डिपेंड करती है जो सर्वे कर रहा है। एरर जो होती है ना वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, ये भी इंसान पे कर सकती है, लेकिन मतलब केयरलेसनेस की वजह से मिस्टेक होती है। एरर किस वजह से होती है वो बात करते हैं। पहले देखते हैं दो तरह की एरर। अब सपोज़ करो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट से आप एंगल मेजर करने लग पड़े हो, आगे पढ़ेंगे थियोडोलाइट के बारे में, ठीक है। अब ये थियोडोलाइट ऐसा है कि जो आपको हर एंगल 1 डिग्री ज़्यादा ही देता है, हर बार आप मेजर करो तो 1 डिग्री ज़्यादा एंगल देता है। तो ये हो गया सिस्टमेटिक एरर, यानी आपने 4 एंगल मेजर किए, हर एंगल में 1 डिग्री ज़्यादा आया, यानी टोटल 4 डिग्री आपको ज़्यादा मिला। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है एक बार फिर पढ़ते हैं। एक तो वो एरर जो एक ही तरह से जुड़ता जाए, ठीक है, सिमिलर मैनर में जुड़ता जाता है। क्यूमुलेटिव होता है, मतलब जुड़ता जाता है, ठीक है। और क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। ये पक्का आएगा, मतलब अब मैं हर चीज़ ही बोल रहा हूँ पक्का आएगा, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। दूसरा होता है रैंडम एरर, ठीक है। दूसरा एरर होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि यार वही थियोडोलाइट की एग्जांपल लेते हैं, एक अजीब है ना, कभी ये 1 डिग्री ज़्यादा दे देता है, कभी 1 डिग्री कम दे देता है ना एरर, कभी 0.5 डिग्री का एरर दे देता है, कभी -0.5 का एरर दे देता है, तो ये हो गया रैंडम एरर। तो अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सर्वे करोगे ना, तो ये एरर सारे प्लस के एरर और सारे माइनस के एरर आपस में काट देंगे दूसरे को। तो रैंडम एरर जो होता है ना, वो होता है जब
इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो, रिमेनिंग आफ्टर मिस्टेक्स एंड सिस्टमेटिक एरर्स आर रिमूव्ड, ये छोड़ो। ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है, ठीक है। और इसको कॉम्पनसेटिंग एरर भी कहते हैं, कॉम्पनसेट कर देते हैं सारे प्लस, और प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार बताऊंगा मैं, तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट एक बार सबको हटाओ, ठीक है, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। इस स्लाइड में हमने एरर्स और मिस्टेक्स को पढ़ा है, ठीक है। तो अब एक बार बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले प्रेसीजन और एक्यूरेसी पढ़ी हमने। प्रेसीजन सर्वे के पहले की चीज़ है, एक्यूरेसी सर्वे के बाद की चीज़ है। अच्छा ड्रॉट्समैन 0.25 mm पे प्लॉट करता है, ये तो यार पक्का ही आना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है मिस्टेक होती है केयरलेसनेस की वजह से, ठीक है, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो प्रॉब्लम की, ठीक है, ये होती है मिस्टेक। और दूसरी होती है एरर दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है सिस्टमेटिक जो कि क्यूमुलेटिव होती है। सिस्टमेटिक जो मैंने बताया, एक थियोडोलाइट हर बार 1 डिग्री ज़्यादा देता है, ये क्यूमुलेटिव होती है और ये प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, ठीक है। और दूसरी होती है रैंडम, जब एक फॉर एग्जांपल एक थियोडोलाइट कभी 1 डिग्री ज़्यादा देता है, कभी 1 डिग्री कम देता है, ठीक है, ये कॉम्पनसेटरी होती है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वली लाइकली है, पता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिर से। तो इसमें हमने पढ़ा मिस्टेक्स और एरर में डिफरेंस। मिस्टेक केयरलेसनेस की वजह से होती है, एरर मेजरली इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होती है, ठीक है। एरर के टाइप्स पढ़े, सिस्टमेटिक और कॉम्पनसेट रैंडम एरर। सिस्टमेटिक को क्यूमुलेटिव भी कहते हैं, रैंडम को कॉम्पनसेटरी भी कहते हैं। और हमने पढ़ा प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर मेजरमेंट्स यानी चेन सर्वे पढ़ाया जाएगा। ओके।